और एक बैकअप प्लान भी नहीं, एक चीज़ और है, तो जो मुझे बाद में समझ में आई थी कि आपको जॉब कौन सी लेनी है ये लगने के बाद डिसाइड करो। फॉर्म आप कोई मत छोड़ो, यूपीएससी का हो गया, प्री का चाहिए, यूपीएससी का भर तो क्या दिक्कत है। और लिटरली मैंने जो 18 का जो सोचा था कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, अगर अब की बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं मतलब एसएससी की तैयारी नहीं करूंगा फर्दर, अपना कुछ और ही कर लेंगे। और सर आपका क्या मानना है कि बैक एसएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? पहले तो ये बताइए, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, हाँ या ना? तो मैं बीटेक से था तो थोड़ा सा ये था कि ईगो था कि मैथ हमारा अच्छा है तो मैथ हम कर लेंगे। लेकिन फिर 2-3 महीने जैसे मॉक टेस्ट दिए, मैंने 16 का एग्जाम दिया, तो मुझे समझ में आया कि जो मैथ आना जरूरी नहीं है, मैथ में स्पीड भी जरूरी है, कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को करते हो तो वो भी जरूरी है। ठीक है, एसएससी कोई भी ऐसी डीप चीज नहीं पूछता है, जो जनरल नॉलेज की जो आपको पता होनी चाहिए, भाई देश में हो क्या रहा है, आज मोदी ने कोई चीज लॉन्च की है तो वही पूछेगा, वो लॉन्च क्यों की है ये नहीं पूछता वो। कॉपी नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। हाँ, सीखना चाहिए बस। तो जैसे अभी स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है जीएसटी इंस्पेक्टर सुमित कुमार। वेलकम सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू मोहित। आज सर के इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर की जर्नी के बारे में बात करेंगे, सर ने क्या मिस्टेक्स की थी प्रिपरेशन के टाइम पे, उनके बारे में बात करेंगे, और सर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो। तो और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सर के इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज सर अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं करंटली जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, दिल्ली में पोस्टेड हूँ। और मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल के थ्रू हुआ है और मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था। इससे पहले भी मैं एक जॉब में था। तो धीरे धीरे अभी मैं बताऊंगा कि कैसे मेरी जर्नी रही, क्या कमियां रही और क्या आपको करना चाहिए ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, और क्या नहीं करना चाहिए। ओके सर, दैट्स ग्रेट। तो सर आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? पहले सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने बीटेक कर रखी है, तो 2015 का मैं पास आउट हूँ। और उसके बाद मैंने एयरटेल में गुड़गांव में जॉब की थी। एज ए ट्रेनिंग गया था मैं पहले वहाँ पे। और फिर मैंने माहौल देखा, तो जो प्राइवेट सेक्टर का है कि 24/7 आपको वहाँ रहना पड़ता है, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। और मेरे काफ़ी जो बैचमेट्स थे कॉलेज के, तो वो यहाँ पे तैयारी कर रहे थे एसएससी की, कोई सीपीओ की, कोई जो टेक्निकल जो होते हैं हमारे बीटेक बेस पे एग्जाम होते हैं, तो उनकी तैयारी कर रहे थे। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे थे कि या तो मैं एमटेक कर लूँ और या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँ। तो एमटेक का मैंने चूज़ नहीं किया, तो यहाँ मैं दिल्ली आ गया उसके बाद। तो 16 में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। तो उसके बाद यहाँ पहले तो माहौल समझने में लगा कि भाई यहाँ कैसे क्या एग्ज़ाम होता है क्या नहीं है। तो 16 का भी मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था और 16 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद 17 का एग्ज़ाम भी मैंने दिया, 18 का भी दिया, और फिर 18 मेरा सिलेक्शन हो गया। आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे? मेरे 3 अटेम्प्ट थे और थर्ड में अटेम्प्ट हुआ है? थर्ड में हो गया मेरा। और इसके अलावा आपने पहले कोई अटेम्प्ट और कोई एग्जाम दिया है? हाँ, इससे एक हरियाणा में सबऑर्डिनेट कोर्ट कलर का एग्ज़ाम होता है, तो वो मैंने एग्ज़ाम दिया था। 18 का जो सीजीएल था उसके साथ में इसका फॉर्म निकला था, तो उसके साथ में मैंने वो फॉर्म फिल किया था। उसे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था और मैंने 8-9 महीने वहाँ पे जॉब भी की है। तो आपने फिर जॉब के साथ में सीजीएल की प्रिपरेशन की थी? हाँ, साथ में चल रहा था मेरा। ओके, तो फिर आपने उसके साथ में इसको मैनेज कैसे किया? बस वहाँ ये मेरे घर के नज़दीक था। जो कोर्ट था हिसार का मैं हूँ और हिसार में मेरी पोस्टिंग थी, तो मुझे टाइम मिल जाता था वहाँ पे। 5-5:30 बजे मैं फ्री हो जाता था। उसके बाद मैं डेली के अपने 4 से 5 घंटे अपने निकालता था, और सुबह भी अगर थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का टाइम मिलता तो मैं निकाल लेता था। तो उसके बाद में जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग आई सीजीएल की, तो मैंने वहाँ से कोर्ट से रिज़ाइन कर दिया और यहाँ पे एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो आपका इतना टाइम कैसे लगा? काफ़ी कमियां रही हैं मेरी। ये लगा लीजिए गाइडेंस की भी कमी है कहीं ना कहीं, और कहीं हमारी मेहनत की भी कमी है, और काफ़ी चीज़ें बदलती रही हैं। एक तो मेन जो था स्टार्टिंग में जो मुझे इशू आया था, वो मुझे जीके का इशू आया था, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, बीटेक मैंने कर रखी है, तो मेरा बैकग्राउंड था नहीं जीके का। और उस टाइम पे 16 में थोड़ा सा पैटर्न एसएससी का चेंज हो गया था। पहले तो ऐसा था कि भाई अगर आप 100, 110, 115, 120 नंबर लेके आते तो आप एक अच्छी स्कोर, एक अच्छा पोस्ट आप ले सकते थे। लेकिन जैसे ही 16 का एग्ज़ाम हुआ तो उस टाइम थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था।
तो अब आपको चारों सब्जेक्ट में महारत होनी चाहिए थी। 4 सब्जेक्ट। हाँ, तो चारों में अगर आपके प्रॉपर मार्क्स आ रहे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता था। तो स्टार्टिंग का तो 16 और 17 का मेरा इसी में निकल गया। 16 में 16 का जो मैंने एग्जाम दिया था वो मेरा प्री क्वालिफाइड था, मेंस में मेरा नहीं हुआ था। और जो 17 का एग्जाम दिया मैंने उसमें तो प्री में फिर वही सेम स्कोर 140 के आसपास, मेरा 45 के आसपास स्कोर आया था। और फिर मेंस दिया मैंने, लेकिन फिर मेंस के बाद में जो फाइनल मेरिट होती है, मैंने टायर 3 भी दिया था और टाइपिंग भी दी थी, लेकिन मेरा फाइनल सेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर 18 का दिया मैंने, तो 18 में मुझे चीज़ें समझ में आ गई थी कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। मेरा इतने सालों के बीच में 2 साल जो मेरा रहा था, तो मैंने मैथ मेरा कम्प्लीटली ओके हो गया था, इंग्लिश मेरी ओके हो गई थी और रीजनिंग मेरी ओके हो गई थी। तो मैंने फिर थोड़ा जीएस पे थोड़ा प्रॉपरली फोकस किया, क्योंकि जीएस हमारे प्री में आया करती। तो फिर मैंने मुझे औरों से भी मैंने सजेशन लिए, गाइडेंस ली, तो मुझे पता लगा कि अगर प्री में स्कोर अच्छा नहीं है तो आप मेंस में कितना ही स्कोर कर लो तो वो कहीं ना कहीं 40-50 मार्क्स का जो है गैप वो आप कवर नहीं कर पाओगे। तो फिर उसके बाद मैंने प्री पे फोकस किया, जीएस में मेरा अच्छा स्कोर आया 18 में, और उसके बाद मेरा प्री में अच्छा स्कोर रहा, तो मैं 18 में सिलेक्शन हुआ। आपकी इस टाइम पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी कि जिस इस वजह से नहीं हुआ हम? गाइडेंस की मैं कहूँगा कि मुझे प्रॉपरली है ना किसी ने जैसे गाइड नहीं कर पाया गाइड। ना। मेरा कोई परिवार में ऐसा था कि किसी ने इस लाइन में गए हों तो वो मुझे गाइड कर दे कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी मेरी कमी रही कि मैं अगर 4 लोगों से मिला तो मैंने 4 लोगों से पूछा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। तो 4 दिन मैंने एक की 5 दिन मैंने एक की 10 दिन मैंने एक की। तो हर एक की स्ट्रेटजी अलग होती अलग है। होती है। तो या तो आप फॉलो करो तो किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो, और हम्म। लेकिन ये नहीं है कि आप 10 दिन एक को कर लिया, फिर आपको अगर मान लो सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर ग्रोथ नहीं मिल रही है, दिख नहीं रहा आपको, तो आप चेंज कर दो। चेंज मत करो, जो आप कर उसी रहे हो में ना। लगे हो। हाँ, जो मतलब हर एक की कमियां अलग हैं, अपनी कमियों को पहचानो। जो जैसे अभी मैं भी बताऊंगा कि भाई मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरी ये जर्नी रही है, तो ऐसा ना हो कि भाई बच्चे भी सोचे मैं भी ऐसे ऐसे करूँ। लेकिन ये देखो कि भाई मैंने अपनी चीजों को कवर कैसे किया, तो उस तरह से तो जो आपकी उससे कुछ कमियां हैं। सीखना चाहिए, हाँ, सीखना कॉपी नहीं चाहिए। करना चाहिए, सीखना हाँ, चाहिए। सीखना चाहिए बस। तो जैसे अभी स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मैंने जैसे स्टार्टिंग में इंग्लिश की कोचिंग ली थी, तो मैं बीटेक से था, तो थोड़ा सा ये था कि ईगो था कि मैथ हमारा अच्छा है तो मैथ हम कर लेंगे। लेकिन फिर 2-3 महीने जैसे मॉक टेस्ट दिए, मैंने 16 का एग्जाम दिया, तो मुझे समझ में आया कि जो मैथ आना जरूरी नहीं है, मैथ में स्पीड भी जरूरी है, कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को करते हो, तो वो भी जरूरी है। तो उसके बाद फिर मैंने मैथ की कोचिंग लगाई। राकेश यादव थे उस टाइम पे, अच्छे टीचर थे। ऑनलाइन? नहीं, ऑफलाइन। उस टाइम ऑफलाइन का क्रेज ज़्यादा था, 16 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने राकेश यादव सर का बैच ज्वाइन किया था ऑफलाइन, मुखर्जी नगर में ही। तो इंग्लिश की मेरी पैरेलली चल रही थी। तो उसके बाद मैथ एक बार कोचिंग कंप्लीट होगी तो इंग्लिश की होगी, उसके बाद मैं अपने हिसार चला गया था। फिर मैंने सेल्फ स्टडी की है। तो सेल्फ स्टडी में यही था कि स्टार्टिंग में तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जीके का मेरा इतना फोकस था नहीं। मेरा माइंड सेट ही इतना था कि भाई जीके में मेरे अपने आ जाएंगे, 18 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, तो एक स्कोर हो जाएगा। लेकिन माहौल ऐसा था कि मेरे उतने भी नहीं आते थे, मेरे 10-12 रह जाते थे। तो फिर रीजनिंग मेरी नॉर्मल ओके थी। तो छोटी छोटी गलतियां मैं करता रहता था। जैसे इंग्लिश के अंदर भी मैं अगर मान लो मेरा वोकैब पोर्शन वीक है, तो मैं फिर भी ग्रामर के पीछे पड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं स्मार्टली नहीं देखा मैंने उसको सब्जेक्ट को कि इस चीज के अंदर मेरा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक क्या वीक है। तो स्टार्टिंग में तो यही निकल गया। 16 का जब मैंने एग्जाम दिया, तो 16 का जैसे एग्जाम क्लियर हुआ, तो उसके बाद जस्ट बाद 17 का एग्जाम आ गया था। तो मतलब समझ ही नहीं पाए थे कि भाई कैसे करे। 16 में मुझे उम्मीद थी, मैं सही बताऊं तो, कि हो जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। तो इतने में 17 का एग्जाम आ गया। तो अब अगर मान लो 2 महीने की बात करें, 3 महीने की बात करें, तो मैं दोबारा से वो रिवाइज ही कर पाया उस पोर्शन को जो मैंने अब तक एक साल में, पिछले एक साल में किया था। तो मैं प्रॉपरली उसको नहीं कर पाया था। तो फिर 17 का जब एग्जाम दिया तो प्री में फिर वही स्कोर आया, वही कमियां, वही चीजें, वही। तो 17 के बाद मैंने फिर चीजों को बायफर्केट किया कि भाई मेरी एक्चुअली ग्रोथ कहाँ पे नहीं हो रही है। तो मुझे पता लगा कि इंग्लिश में भी मेरी काफ़ी कमियां थी। तो जैसे मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था 17 का, तो मैथ तो चलो उस टाइम पे थोड़ा सा रह गया था, 17 का आगे पीछे हो गया था। तो उसमें मुझे इतना दुख नहीं था। मैथ में फिर भी मेरा 150-160 अराउंड स्कोर था। लेकिन इंग्लिश में मेरा 140 के अराउंड स्कोर था, जो कि नहीं होना चाहिए। 170-80 होना चाहिए था, 170 कम से कम होना चाहिए था। तो फिर मैंने देखा भी हाँ मेरी इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं कमी है। मैंने बाइफरकेट किया। मेरा कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन जो था वो थोड़ा सा लूज था। उसमें कहीं ना कहीं मतलब मेरे कांस्टेंट नहीं था, उसके अंदर जो मेरे मार्क्स आ रहे थे
जो वही किसी में अच्छे मार्क्स भी आ गए, किसी में थोड़े कट कट भी गए, लेकिन ग्रामर एक ऐसा पोर्शन था कि भाई हाँ ऑन एन एवरेज मैं एक ही पाथ पे चल रहा हूँ। हाँ एक दो अगर गलत हो गए तो हो गए, अदरवाइज मेरा सही चल रहा था। सही चल रहा। तो फिर उसके बाद मैंने कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन पे इंग्लिश पे काम किया। जीके जैसे मैंने बताया कि मुझे समझ में आ गया था कि भाई जीके में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे जो जीके का थोड़ा पैटर्न था कि भाई करंट अफेयर्स, मिसलेनियस जीके थोड़ी सी ज्यादा आ रही थी। तो करंट अफेयर को मैंने ऐसा रखा कि भाई अगर भाई 18 का एग्जाम मैं दे रहा हूँ तो एक साल है, मैं 17 का मैंने जैसे मैंने दिया है तो एक साल है मेरे पास, तो एक साल का अगर मैं डेली की अगर करंट अफेयर करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी वो, भाई डेली की करना हाँ, और फिर डेली का। उसको लास्ट में कवर अप करना। तो मैंने मंथली एक वो मैगजीन। मैगजीन आती थी, वो 6 मंथ की आती थी। उसमें वो हर मंथ आती थी, वो हर 6 मंथ की आती थी। तो उसमें 6 महीने की होती थी, यही एक हर मंथ की 50-60 ऐसे मोटी मोटी दी होती थी। तो मैंने वो मैगजीन फॉलो किया। और साथ में फिर जब एग्जाम के 2 या 3 महीने रह गए थे तो उससे पहले मैंने करंट अफेयर को प्रॉपरली जो यूट्यूब पे अगर वीडियोस है किसी की या फिर डेली कोई, पढ़ते थे। हाँ क्वेश्चन बैंक है किसी का, भाई वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अंदर, तो मैंने वो देखा कि भाई मैंने अब तक जो किया है वो मैं सही भी है या नहीं है। तो कुछ मैंने वहां से किया साथ में। तो जीके में मेरा ठीक स्कोर आ गया था। और फिर इंग्लिश भी मेरी कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने थोड़ा न्यूज़पेपर को फॉलो किया। न्यूज़पेपर भी जैसे कई क्या कहते हैं कि भाई आप द हिंदू पढ़िए या फिर द टाइम्स पढ़िए, और इसमें एडिटोरियल एक पोर्शन आता है आप उसको पढ़िए। तो डेली का आप एक लाइन पढ़ रहे हो, उसमें 2 वर्ड आएंगे, आप 2 वर्ड को नोट करेंगे, उसको याद करेंगे, और फिर उसमें वो आप वकैब का एक अलग से कर रहे हैं और एक आप एक्चुअली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, आप दोबारा से वकैब भी पढ़ रहे हैं। तो वो एक आप 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई आप वकैब तो वैसे भी कितने नंबर की आ रही है, 2-3 नंबर की प्री में आती है, 5-7 नंबर की मेंस में आती है। ठीक है, तो वो एक अलग पोर्शन हो गया। आप ईडियम फ्रेज 1 वर्ड आपको वैसे याद हो रहे हैं, मैं बोला हाँ हो रहे हैं। तो वकैब को ना करके आप ना इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करो। तो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बनेगी तो आपका कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन भी इंप्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद से मैंने क्या किया कि न्यूज़पेपर को पढ़ा, जो टॉपिक या जो न्यूज़ मेरे को अच्छी लगती थी तो वही पैरा मैंने पढ़ा। मुझे मेरा मेन मोटा था बस मुझे लाइन समझ में आनी चाहिए इसमें क्या कह रहा है। लाइन पढ़ लिया, से एक पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लिया, तो पैराग्राफ का जब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ तो 2-3 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि पीछे वाले पैराग्राफ में क्या था, ताकि जब मैं कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन अगर अपने एग्जाम में करूंगा तो जो पैराग्राफ्स आते हैं वो मुझे अंडरस्टैंड होने चाहिए भाई इसमें क्या कह रहा है। और आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं कभी? हाँ मॉक टेस्ट मैंने बहुत दिए। तो आपने कब, कितने एग्जाम से कितने दिन पहले दिए, या फिर आपने प्रिपरेशन के साथ ही स्टार्ट कर दिए थे? मैंने मॉक टेस्ट जैसे मेरी मुझे लगा कि भाई हाँ अब मेरी जो सेल्फ प्रैक्टिस है, और कोचिंग के दौरान तो मैंने नहीं दिए कभी। जैसे यहाँ दिल्ली में थे तो उस टाइम पे केडी और पैरामाउंट ही था उस टाइम पे, तो पैरामाउंट के फ्री में हुआ करते, तो कोई भी जाके दे सकता था या किसी का आई कार्ड लेके से। तो कभी कभार दे ली, तो वो क्योंकि कोचिंग कंप्लीट नहीं थी, स्कोर आता नहीं था, तो इतना फोकस किया नहीं कि भाई मन भी नहीं करता था, जब स्कोर ही नहीं आ रहा स्कोर ही नहीं आ रहा हाँ तो फिर क्या करेंगे देके। तो लेकिन जब मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई तो जब मैं घर चला गया था तो उसके 2-3 महीने बाद मैंने धीरे धीरे 16 का एग्जाम जब हुआ था उससे मैंने धीरे धीरे शुरू कर दी थी उसके बाद से। तो जो 2018 वाला था एसएससी सीजीएल, उसमें आपका स्कोर क्या रहा? उसमें मेरा प्री में 185 रहा था, और जो मेरा मेंस था उसमें मेरा मैथ में 183 रहा था, और इंग्लिश में 187.5 था। और फिर टायर 2 में वो जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके अंदर मेरा शायद 62 या 61 ऐसा कुछ स्कोर था। और जैसे आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए जी, अगर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है तो वो क्या चीज फॉलो करे? देखिए एक तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो सबसे बड़ी गलती है कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम क्लियर नहीं होते कि हमें क्या करना है। तो पहले से तो जो है कि माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी भी सबसे बड़ा जो अगर बच्चों को अगर करना है तो आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोचिंग का फेज है ना आपका, आप चाहे उसको 5 महीने में कवर कर रहे हो, आप उसको 8 महीने में कर रहे हो, क्योंकि उस दौरान आपको ना प्रॉपरली कोचिंग पे फोकस होना चाहिए। डेली जो आपको दिया जा रहा है आपको डेली वो प्रॉपरली करना है। जो आपकी क्लास नोट्स हो गए या फिर जो आपको शीट्स दी जा रही है कैलकुलेशन के लिए मैथ्स की, तो वो डेली आपको करनी है। तो वो जो फेज अगर आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कर लो या फिर उसको जितना जल्दी कवर कर लोगे ना, तो आप उसके बाद जो सारी मेहनत शुरू होती है वो सेल्फ से शुरू होती है। अब वो सेल्फ पे क्या है, कहाँ पे बात आएगी कि आपने ड्यूरिंग कोचिंग आपने कितना किया था। कई लोग होते हैं कि ड्यूरिंग कोचिंग भी है ना, जैसे मैथ्स की प्रीवियस ईयर होगी, इंग्लिश की प्रीवियस ईयर होगी, उसको खत्म कर देते हैं 1 या 2 बार, ऐसे बच्चे भी बहुत है।
और कई होते हैं कि भाई मैंने कोचिंग लिया, मैंने कोचिंग के नोट्स बनाए, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की है। तो अब कोचिंग के नोट्स बनाए तो प्रैक्टिस तो शुरू से ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो बस ये है कि भाई हाँ, एक खाका तैयार हुआ है, अब वो कोचिंग के दोबारा से सेल्फ प्रैक्टिस शुरू करेगा, तो जीरो से ही कर रहा है वो। जीरो से ही तो एक कई बच्चे ऐसे हैं कि भाई कोचिंग ली है, डेली का काम प्रॉपरली कर रहे हैं, वो तो 5 6 7 महीने का जो टाइम था उन्होंने प्रॉपरली यूटिलाइज किया है। वो इसलिए नहीं गवाया उन्होंने कि भाई हम बस कोचिंग ले रहे हैं, अभी तो मौज मस्ती का टाइम है। तो भाई मौज मस्ती का कोई टाइम नहीं होता है। जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया हाँ, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो आप वो चीज थोड़ा ध्यान रखिए। और एक सोशल मीडिया और फोन से जितना दूर रहेंगे ना वो बढ़िया रहेगा। आजकल थोड़ा ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, वो ये जो करंट का वो जीके में जो करंट होता है, करंट अफेयर्स होती है, तो वो यूट्यूब पे देखनी है मुझे, यहाँ देखनी है, वहाँ देखनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैगजीन्स लाओ आप, ठीक है। खुद भी कर एसएससी सकते हैं। कोई भी ऐसी डीप चीज नहीं पूछता है, जो जनरल नॉलेज की, जो आपको पता होना चाहिए भाई देश में हो क्या रहा है। आज मोदी ने कोई चीज लॉन्च की है तो वही पूछेगा, वो लॉन्च क्यों की है ये नहीं पूछता वो। तो नॉर्मल सी चीजें पूछेगा, तो वो मैगजीन वगैरह में कवर हो जाती है। तो मुझे थोड़ा फोन, क्योंकि फोन का एक ऐसा है कि अगर आप फोन आपने उठा लिया तो आपको 2 घंटे तो पता नहीं लगेगा आपने कब चल हाँ, जाते हैं। कब चले गए। तो थोड़ा सा इस चीज से भी दूर रहे। ओके। और आप कभी डिप्रेस्ड हुए क्योंकि आपने 2016 में दिया, फिर 17 में दिया, फिर बहुत। 18 में दिया, तो ऐसा आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा डिप्रेशन मुझे है 16 में। 16 में एक्चुअली मैं बीटेक कर रहा था, मेरा भाई एमए कर रहा था। तो वो ये एनडीए सीडीएस का उसने कई बार एग्जाम दिया था, तो वो रह भी गया था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसका मेन फोकस था कि भाई वो फिर भी उस टाइम भी सीडीएस का शायद प्रिपेयर कर रहा था। तो मैं यहाँ आ गया दिल्ली, तो मैंने उसको बताया कि भैया ऐसे ऐसे सीबीआई में भी वो लगते हैं, दिल्ली पुलिस में भी लगते हैं, हर जगह मतलब अच्छी अच्छी रैंक है, मिनिस्ट्रीज भी काफी अच्छी अच्छी है। तो वो बोला कि चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड, वो एमए हिस्ट्री से था, तो जीके का थोड़ा ठीक था, पहले भी एग्जाम दे रखे थे उसने, तो बैकग्राउंड थोड़ा ठीक था, प्री में भी ठीक स्कोर आया उसका, 16 में सिलेक्शन हो गया एक्चुअली, एक बार में हो गया उसका। तो उसने कोचिंग भी नहीं ली, थोड़ा बहुत हेल्प मैंने की, जैसे मैथ वगैरह हो गया तो मैंने उसको बता दिया था। तो उसका हुआ। तो अब डिप्रेशन तो ये तो साथ वाले का हो गया, तो फिर हाँ। खुद का ना अब हो। और सबसे बड़ी बात थी कि मेरा छोटा भाई था वो, तो अब घर गया तो जब रिजल्ट आया प्रेशर घर पे आएगा। था, हाँ, तो 2 दिन तो मुझे समझ नहीं आया कि खुशी मनाऊं या गम मनाऊं कि मैंने कोचिंग ली है, इसने कोचिंग भी नहीं ली, इसका सिलेक्शन हो गया। तो फिर उसके बाद घर वालों ने भी समझाया कि जो होना तब हो जाता, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे जो लग रहा था ना वो ये था कि भाई मैं दिल्ली जो 8 9 महीने रह के आया हूँ, तो घर वालों को ये लग रहा कि ये वेस्ट है, ये इसने मतलब वहाँ पे पढ़ाई नहीं की है, भाई घर वालों को तो यही लगेगा। तो उस टाइम फिर मैंने डिसाइड किया कि फिर मैंने 24x7 की लाइब्रेरी ज्वाइन की थी कि एटलीस्ट सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन मैं अपना एफर्ट नहीं छोड़ूंगा। और घर वालों को या फिर कोई आस पड़ोस का कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा भाई ये पढ़ाई नहीं की, भाई पढ़ाई की थी उसके बाद ना हो तो वो देखो वो अलग बात है। हाँ, वो अलग बात है। तो फिर मैंने 24x7 का किया, फिर 17 का जो एग्जाम दिया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मेरे काफी दोस्तों का हो गया। तो फिर भी मैं काफी डिप्रेस्ड हुआ कि भाई अब क्या कर सकते हैं। तो फिर लोग जैसे फिर मैंने पूछा कि भाई मेरे कहाँ कमी रह रही, तो एक दो से फ्रेंड से मैंने सजेशन लिया, उसने कहाँ क्या कैसे क्या इम्प्रूव किया। तो तब मैंने ये चीज़ों को बाइफर्केशन के लिए डाला था कि भाई हाँ, मैं एक बार इंडिविजुअल एक एफर्ट और देता हूँ। और लिटरली मैंने जो 18 का जो सोचा था कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, अगर अब की बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं मतलब एसएससी की तैयारी नहीं करूंगा फर्दर, अपना कुछ और ही कर लेंगे। और सर आपका क्या मानना है कि बैक एसएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? पहले तो ये बताइए, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, हाँ या ना? स्टार्टिंग में तो नहीं रखना नहीं रखना चाहिए। चाहिए। फिर बाद में क्यों? देखिए, अगर आप जैसे मैंने 2 साल स्टार्टिंग में मैंने जब एग्जाम फिल किया तो उस टाइम मैंने कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया सीजीएल के अलावा, ना मैंने सीएचएसआर का फॉर्म फिल किया, ना मैंने कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया। भाई एक माइंड सेट था कि भाई नहीं, मुझे एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर ही बनना है, ठीक है, भी एक अच्छा माइंड सेट था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब अगर मान लो कि खुद को भी महसूस होने लगे कि भाई हाँ, हम इस चीज को नहीं कर पा रहे और मैं ये वाला कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा एक बैकअप प्लान भी नहीं, एक चीज और है, तो जो मुझे बाद में समझ में आई थी कि आपको जॉब कौन सी लेनी है ये लगने के बाद डिसाइड करो। फॉर्म आप कोई मत छोड़ो, यूपीएससी का हो गया, प्री का चाहिए, यूपीएससी का भर तो क्या दिक्कत है, यूपीएससी का भर दो, एसएससी का भर दो, सीजीएल का भर दो, एमटीएस का भर दो, सारे भर दो। क्योंकि जो एग्जाम देने से जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, जो एग्जाम सेंटर के अंदर आप बैठे हो उस टाइम जो माहौल है, वो जो प्रेशर जो आप झेल के जो आप निकलोगे वहां से, तो वो एक मॉक टेस्ट देने में नहीं आएगा। मॉक टेस्ट में बस आप प्रैक्टिस हो रही है आपकी, वहाँ एक्चुअल प्रैक्टिस हो रही है आपकी। तो आप अब मान लो कि मेरी एमटीएस में मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो अब मुझे नहीं करना है तो वो मैं उस टाइम डिसाइड करूँ जब मेरा हो जाए। अगर मैं फॉर्म भरने से पहले ही मैं सोच लूँ कि मैं एमटीएस तो मैं लगूंगा ही नहीं,
तो लगने वाली बात अलग है। जो बात और की बात है। हाँ, और अब मान लो कि मैंने फॉर्म भर दिया, आजकल वैसे भी आपको पता है कि भाई जो फॉर्म निकलते हैं 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल जोइनिंग में लग जाता है। तो हो सकता है कि आपका 1.5 साल, 2 साल बाद माइंडसेट चेंज हो जाए। मान लो CHSL में कोई अच्छी पोस्ट आपको मिल जाए और आप सोचो कि चलो कर लेते हैं। और भाई किसी का घर का बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो सोचता है कि भाई अब मैंने 3 साल निकाल दिए, तब एक काम करते हैं कि भाई चलो और आप एक जॉब ले लो CHSL के थ्रू, ठीक है, और फिर उसके बाद आप साथ में प्रिपरेशन करते रहो। ऐसी भी मतलब काफी पोस्ट हैं, MTS में भी हैं, और इसमें CHSL में भी हैं। आपके लोकल जो स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी काफी पोस्ट है कि जिनमें काम नहीं है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। और प्रिपेयर की बात मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर में ऐसा माहौल है कि भाई आपको 24/7 करना पड़ता है। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो UPSC भी क्लियर कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए भी, और SSC CGL भी क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हाँ मुझे इनकम की जरूरत है साथ में, मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आपको साथ में अल्टरनेट ऑप्शन रखना चाहिए, जॉब का। हाँ रखना चाहिए। और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको खुद को मतलब फॉर्म तो आप फिल कीजिए एटलीस्ट। जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना, जब सोचिए कि मैं अगर जॉब के साथ में अगर मैं कर सकता हूँ तो ठीक है, नहीं कर सकता तो नहीं कीजिए। ओके। हाँ तो सर अभी आप बात कर रहे थे 24/7 लाइब्रेरी की। जी। तो 24/7 यानी कि वो लाइब्रेरी का नाम ही था? नहीं नहीं, लाइब्रेरी का नाम है वो 24/7 मतलब वो पूरा दिन रात ओपन रहती है वो। अच्छा। आप कभी भी आइए, तो कभी भी आप जाइए। कितने घंटे पढ़ते थे वहां पे? मैं बस घर सोने के लिए जाता था। सोने के लिए? हाँ। तो वहां पे पूरा पूरा दिन मतलब वहीं ही होता था आपका? हाँ, मैं वहाँ जैसे सुबह से थोड़ा बताता हूँ आपको। मैं रात को वहाँ लाइब्रेरी के अंदर 2 घंटे 3 घंटे सोया करता। रात को जैसे ही? हाँ, रात को जैसे क्योंकि बच्चे कम हो जाते थे, तो मैं करीबन 1-1:30 बजे में सो जाता था। सुबह 5 बजे जो लाइब्रेरी वाला था वो आता था, तो उससे पहले मैं उठ जाता था 5 बजे, 5:30 बजे, या जो भी इतना टाइम, 1-1.5-2 घंटे सोने के बाद। तो उसके बाद मैं घर जाया करता 10 बजे। तो 4-5 घंटे में यहाँ पे निकाल के 10 बजे जाके, और फिर मैं अपना वहाँ पे घर पे जाके अपना खाना वाना खा के, ब्रेकफास्ट करके, और 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे, जो भी नींद तो आती नहीं थी एक्चुअली, तो जो भी नींद मेरी आती थी उतना मैं करके फिर मतलब मैं 2 बजे से पहले पहले लगभग मैं पहुंच जाया करता उल्टा लाइब्रेरी में। हाँ, 2-2:30 बजे के आसपास। तो फिर 3 से मैं काउंट करता था अपना, क्योंकि मुझे 3 बजे अपना वो रूटीन सा बना रखा था, 3 बजे मैं शुरू कर दूंगा। तो 2-2:30 बजे में पहुंच के अपना 3 से प्रॉपरली, तो 3 बजे से फिर मैं 7-8 या कभी 9 भी बज गए, मतलब जो अगर पढ़ रहा हूँ बढ़िया इंटरेस्ट बन रहा है तो भाई 9 भी बजा दिए, नहीं तो अपना 7 बजा दिए। तो फिर अपना फिर शाम को गया घर, खाना खाया, वापसी आया लाइब्रेरी, फिर अपना दोबारा फिर वही रात को 12-1 बजे तक, 2 बजे तक जो भी मतलब मन बना, फिर 2-3 घंटे फिर सो लिया फिर अपने ऐसे। ये होता था। ओके सर। तो अब एस्पिरेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज है? जो पहले तो उनके लिए जो स्टूडेंट हैं और एस्पिरेंट है, और सेकंड उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं और एस्पिरेंट भी है। जो स्टूडेंट हैं और जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पहले उनके लिए बता देता हूँ। अगर आप 1% भी अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो पहले से शुरू कर दीजिए, ताकि आप जैसे ही आपके जैसे 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, अगर आप 3 साल में से 2 साल भी अगर आप प्रिपेयर कर लोगे, तो जैसे ही आप ग्रेजुएट होगे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको 1.5 से 2 साल लग रहा है, तो जैसे जैसे डिले होता जाएगा तो एक माइंड के ऊपर प्रेशर आता है कि भाई मेरा नहीं हो रहा है, आस पड़ोस रिश्तेदार सब कुछ बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है लड़का। तो इससे बेटर ये है कि भाई जो आपका फेज है तैयारी का, सेल्फ प्रैक्टिस का, तो सेल्फ प्रिपरेशन का, तो आप उसको ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपको उसको पूरा कर लीजिए, और फिर जैसे ही आप ग्रेजुएट होंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और जो भाई अभी अपने जॉब में हैं और साथ में कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे जो दिक्कत जो उनको आती है वो ये रहता है कि माइंड में एक बात रहती है कि मैं तो कमा रहा हूँ। तो 2-3-4-5 महीने के बाद करने के बाद जो मुझे भी आई थी कि भाई हाँ, थोड़े किसी किसी को सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है कि भाई हाँ अब ठीक है, अब ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो आप ये देखिए कि आज से 10 साल 15 साल बाद आप कहाँ स्टैंड करेंगे। तो आपको लगता है कि आप उस जो पोजीशन पे आप जो भी आप कर रहे हो जॉब, और उसके 15 साल बाद आप उसी के थ्रू अगर जाते हो तो आप सेटिस्फाइड है, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जहां मुझे होना चाहिए मैं वहां नहीं हूं, तो भाई इस आग को अपने अंदर जगाइए और अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं से जितने 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो आपका अभी का जो टाइम है, 1 साल 6 महीने जो भी आपको लगेंगे, तो अगर उसमें आप 5-6 घंटे डेली के एक्स्ट्रा दे लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। थैंक यू। सो इससे बहुत से लोगों की हेल्प होगी। सो आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। सर ने जो टिप्स दी, अपनी जर्नी बताई, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि सर ने कहा, आप मेरे को कॉपी मत कीजिए, आप सर से कुछ सीखिए। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।